नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया मातृभूमि का। तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत 4 बजे की 40 बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को बताया अवैज्ञानिक। दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टावर पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, स्मॉग टावर बंद होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जारी। सरकार के कई इंतजामों के बाद भी खतरनाक स्तर पर एक्यूआई। राजघाट से धुंध की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली में ऑड इवन लागू होने पर सस्पेंस। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला होगा। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। पंजाब सरकार को लगाई फटकार। कहा, हर हाल में बंद हो पराली जलाना, फौरन बंद कराए सरकार। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने फिर से जलाई पराली। पंजाब में लगातार किसान जला रहे हैं पराली। प्रदूषण के स्तर में हो रहा है इजाफा। देश भर में पटाखों पर बैन लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, पटाखों पर बैन का हमारा पुराना आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं, पूरे देश पर लागू हो। जातीय सर्वे के बाद अब सामने आया बिहार में अलग अलग जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकड़ा। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा गरीब, सवर्णों में भूमिहार की स्थिति सबसे कमजोर। पटना में अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मानदेय दोगुना करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग। आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस के एक्शन के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र के दौरान परिसर में बीजेपी एमएलसी ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। पुलिस के एक्शन के बाद पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी सेविकाएं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। धरने की वजह से लगा ट्रैफिक जैम। बिहार के आरा में महिला कॉलेज की छात्राओं का हंगामा। सड़क जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़। पेपर को लेकर व्यवस्था न होने पर फूटा गुस्सा। यूपी के लखनऊ में डायल 112 की महिला कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरना दिया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के बीच सूरजपुर में कांग्रेस के खिलाफ गरजे पीएम मोदी। कहा, इस चुनाव में कांग्रेस की विदाई पक्की, सुरक्षा के लिए कांग्रेस को हटाना जरूरी। सूरजपुर के बाद एमपी के सीधी में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम ने कांग्रेस पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। कहा, एमपी के मन में मोदी, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। आज तेलंगाना भी जाएंगे प्रधानमंत्री। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में बीसी आत्मागौरव सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के नागौर में गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह। राजस्थान सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। कहा, देश का पहला राज्य जिसके सचिवालय में सोना और कैश मिलता है। मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस का मतलब लूट, धोखा, छलावा और परिवारवाद को बढ़ावा। हैदराबाद के नामपल्ली में ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन। ओवैसी बोले, तेलंगाना में तीसरी बार भी बनेगी केसीआर की सरकार। जयपुर में सीएम गहलोत ने मोदी डूगरी गणेश मंदिर के भगवान के दर्शन किए। पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद दिया। विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर से फरवरी के बीच होगी भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने झोंकी अपनी ताकत। ओरछा में जनसभा को संबोधित किया। एमपी चुनाव प्रचार में राहुल का जोर। कल से 12 नवंबर तक अलग अलग जिलों में राहुल गांधी का चुनावी कार्यक्रम। 13 नवंबर को भोपाल में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान। 20 सीटों में से 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 10 सीटों पर अभी वोटिंग जारी। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान जारी। मतदान से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की पूजा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट सीएम नहीं हुआ। लोकतंत्र के महापर्व पर लोगों में दिखा भारी उत्साह। बुजुर्ग हो या लाचार, मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। दोबारा पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे मिजोरम सीएम जोरमथांगा। पोलिंग बूथ पर किया मतदान। पहली बार में खराब मिली थी ईवीएम। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल साउथ के मतदान केंद्र पर वोट डाला। सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पोलिंग बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार किरण देव ने वोट डाला। लोगों से वोट की अपील की। छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने वोट डाला। वोट डालने के बाद किया बड़ी जीत का दावा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण के लिए एक बुजुर्ग महिला ने अपना वोट डाला। दंतेवाड़ा के मतदान केंद्र पर दिया वोट। महिला मतदाताओं के लिए खास इंतजाम, जगह जगह बनाए पिंक बूथ। मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा तक महिलाओं के हाथ कमान, उत्साह के साथ वोटिंग जारी। मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान जारी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ मंदिर में किया महाभिषेक पूजा के बाद लौटे दिल्ली। 3 दिन से केदारधाम में ही थे राहुल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में राजकमल चौक पर 10 से ज्यादा दुकानों में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। भोपाल में सोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की छापेमारी। करीब 50 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कटक और बेंगलुरु में भी एक्शन। यूपी के शामली में एनआईए और एसटीएफ की छापेमारी। गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम के माता पिता से हथियारों की तस्करी मामले में कई घंटों हुई पूछताछ। तमिलनाडु के राज्य मंत्री ईवी वेलू पर इनकम टैक्स विभाग का एक्शन। 5वें दिन भी आईटी की छापेमारी जारी। 40 से ज्यादा जगहों पर सर्च कर रही है टीम। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां हुई तेज। दीयों के साथ साथ फूलों से सजेगा भव्य राम मंदिर। निर्माणाधीन एरिया में जलाए जाएंगे बिना तेल वाले दिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। और अब वक्त हो गया आज की बड़ी खबरों की विस्तार से पड़ताल का। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस खबर की जो आपसे, आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण सियासी मुद्दा भी बना हुआ है। एनसीआर में प्रदूषण का आलम यह है कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। और अब इस परेशानी का हल निकालने के लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती भी दिखाई है। दूसरी खबर में हम आज बात करेंगे बिहार में जातीय गणना की, जिसको लेकर सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। दोनों ही खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। और विस्तार से बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी निपुण सहगल और प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख भी रहे हैं, उनसे बातचीत करें। लेकिन उससे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, प्रदूषण का सलूशन क्या है, यह फिलहाल एक सवाल है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चला है। पंजाब और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। पंजाब में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज से पराली जलाने पर रोक शुरू हो जानी चाहिए। और इनका नियम अवैज्ञानिक बताया सुप्रीम कोर्ट ने। बंद स्मॉग टावर आखिर कब चालू होंगे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है और कहा कि पराली जलाने पर रोक आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। और इवन का फॉर्मूला जिसकी तैयारी दिल्ली सरकार कर रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और उसे अवैज्ञानिक बताया है। और देखिए, पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दिया है आज। सबसे पहले आपको बताते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी पराली को लेकर की है। ये देखिए, पराली जलाने से रोकने पर आज से ही अमल करो। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय स्तर पर एसएचओ को जिम्मेदार माना जाए, ये कहा है। पंजाब सरकार से ये टिप्पणी की गई, कहा गया है कोर्ट की तरफ से। डीजीपी मुख्य सचिव की निगरानी में काम करे। 10 नवंबर को फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो पंजाब सरकार से जो कहा वो हमने आपको बताया। केंद्र सरकार से देखिए क्या कहा है। पंजाब में धान प्राकृतिक फसल नहीं है। धान को बाद में उपजाना वहां पर शुरू किया गया। धान की जगह दूसरी फसल को एमएसपी मिले। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। और इसी के साथ कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों से बात करें, उनसे बैठक करें। यह केंद्र सरकार को कहा है। अब बारी दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार को कोर्ट ने कहा कि बंद स्मॉग टावर जो है वो कब चालू होंगे, वो बंद क्यों पड़े हैं। कूड़ा जलाना आखिर बंद क्यों नहीं हुआ है, वो बंद होना चाहिए। पराली से खाद बनाने का दावा सफल हुआ क्या, यह भी सवाल पूछा। गाड़ियों पर अलग रंग के स्टिकर के आदेश का आखिर क्या हुआ, ये वो जो सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए, दिल्ली सरकार से कहा गया। और इवन एक अवैज्ञानिक तरीका है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की। डीजल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कितना एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज वसूला, यह भी बताएं। साथ ही उसका किस तरह इस्तेमाल किया गया ये भी बताएं। तो कोर्ट ने किस तरीके से, चाहे पंजाब हो, चाहे केंद्र हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सबको कटघरे में एक तरीके से खड़ा किया है, क्योंकि पॉल्यूशन का सलूशन नजर नहीं आ रहा है। हम सीधे रुख करेंगे निपुण का। निपुण बताएंगे कोर्ट में आज और क्या क्या हुआ है संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए शिरीन, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि साल के यही महीने हैं, ये अक्टूबर का अंत और नवंबर की शुरुआत, जब पॉल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा दिल्ली में हो जाता है। हर साल ये बात होती है, हर साल सरकार, ऐसा लगता है चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, कि मौसम बदलेगा और लोग भूल जाएंगे कि पॉल्यूशन भी हुआ था, प्रदूषण भी हुआ था। लेकिन अब ऐसा हम नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए तात्कालिक कदम के रूप में तुरंत पराली जलाने पर रोक का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान को, और कहा है कि स्थानीय स्तर पर जो एसएचओ हैं, यानी जो थाना इंचार्ज हैं पुलिस के, वो जिम्मेदार होंगे और जिले के एसएसपी, राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव, उनकी निगरानी में एसएचओ ये काम करेंगे। तो पहली बात, तत्काल रोक लगे, अभी तुरंत रोक लगे, और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट स्थिति का जायजा लेगा। जहां तक एक दीर्घकालीन कदम की बात है, तो फसल में बदलाव का एक सुझाव दिया, जिस पर केंद्र को विचार करना है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी कई कड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। निपुण रहिए आप मेरे साथ, आप महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, लेकिन देखिए फटकार लगी है कोर्ट से, और फटकार के बाद किस तरीके से दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेगी दिल्ली सरकार। दरअसल ऑड इवन के फैसले पर यह कहा है गोपाल राय ने कि बाद में फैसला लेंगे इस पर। सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलेगा उस पर उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद फैसले पर विचार होगा। यानी फटकार लगी है कोर्ट से, और उसके बाद अब बैकफुट पर नजर आ रही है दिल्ली सरकार। पॉल्यूशन पर रोक जिसमें नाकाम फिलहाल सभी सरकारें दिख रही हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त जो आज लहजा दिखा वो भी हमने आपको बताया, और उसके बाद अब बैकफुट पर सरकार दिल्ली की नजर आ रही है। दिल्ली की सरकार का अगला एक्शन क्या होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, देखने वाला होगा। लेकिन आज आपको दो बयान हम सुनवाते हैं और फैसला भी आप पर ही छोड़ते हैं कि क्या पराली और प्रदूषण को सियासत से ज्यादा इन नेताओं ने कुछ समझा है। जब पंजाब में सरकार नहीं है तो कुछ और बयान, जब पंजाब में सरकार है तो कुछ और बयान। जरा सुनिए और फिर खुद तय कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी क्यों की। पंजाब के अंदर बठिंडा, अमृतसर, ये सारा बाकी सारा पंजाब के अंदर का पोर्शन है। तो 25 हर साल यही होता है, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है। पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा, उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। तो पराली को लेकर ये बयान आपने सुना और इस पर अभी घमासान भी हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। देखिए, गरीबी के आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन इस पर भी संग्राम बिहार में हो रहा है। जातीय गणना पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जाति सर्वे की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई। सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट पेश हुई है। नीतीश सरकार ने विधानसभा में दावा किया है कि गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा ऊपर उठे। बीजेपी ने पूछा, बेरोजगारों का जिक्र क्यों नहीं है, आखिर किस जाति में कितने भूमिहीन हैं, ये क्यों नहीं बताया। सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये डेटा लाया गया है। इस सर्वे पर, इस रिपोर्ट पर बीजेपी का ये आरोप है। तो सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट आज पेश हुई है। जाति सर्वे की रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की गई, जिसमें नीतीश सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा ऊपर उठे हैं गरीबी रेखा से। बेरोजगारों को लेकर बीजेपी ने यहां पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इस रिपोर्ट में बेरोजगार कहां हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया। किस जाति में कितने लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, ये आखिर क्यों नहीं बताया गया। आंकड़ों में हेरफेर का आरोप यहां पर जो है वो बीजेपी सरकार पर लगा रही है और कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये डेटा लेकर आई है सरकार। बहरहाल देखिए, बिहार में जातिगत आधार पर हुए सर्वे में आर्थिक स्थिति का जो आंकड़ा विधायकों को दिया गया, उसके मुताबिक किस वर्ग में कितने गरीब परिवार हैं, ये जानकारी आपको हम बता देते हैं, आपके लिए भी इसे समझना जरूरी है। बिहार में जातीय सर्वे में आर्थिक स्थिति किस तरीके से दिखाई गई है। कैटेगरी सामान्य गरीब परिवार 25.09%। कैटेगरी के हिसाब से कितनी गरीबी, कितना गरीब परिवार है वो आपके सामने। दूसरी कैटेगरी पिछड़ा वर्ग, जिसमें 33.16% गरीब परिवार है पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में। फिर अति पिछड़ा वर्ग आता है, उसमें 33.58% गरीब परिवार है। अनुसूचित जाति कैटेगरी में 42.93% गरीब परिवार है, जो रिपोर्ट में बताया गया है। अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में 42.70% गरीब परिवार आते हैं।
अब अन्य की जो कैटेगरी रखी गई है उसमें 23.72% गरीब परिवार हैं। तो ये जो पूरा लेखा जोखा उस रिपोर्ट के जरिए पेश किया गया और ये बताया गया कि कितनी कैटेगरी और अलग अलग कैटेगरी में कितने गरीब परिवार हैं, इसी पर सवाल खड़ी कर रही है बीजेपी। हमारे साथ प्रकाश इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अब ये तो मुद्दा बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया है कि आंकड़ों में हेरफेर कर रही है, भ्रम फैला रही है सरकार। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा के बाहर हैं और अंदर में सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और बगैर अमित शाह गृह मंत्री जो हैं केंद्र के, उनका नाम लिए उन्होंने बताया कि जब पहले किसी तरह की इस तरह की गणना कभी हुई ही नहीं थी तो किस हिसाब से बता रहे हैं वो कि आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। तो जाहिर है कि एक बात सामने आई थी कि जातिगत आधार पर जो गणना हुई है उसमें कुछ जातियों के आंकड़े जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि अभी लोकसभा चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले ये सर्वे को सदन के अंदर पेश करना, फिर उस पर बहस होना, अब सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या इस आधार पर जो आरक्षण है उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी या फिर कुछ पैकेज का ऐलान होगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आज की बहस के बाद आगे आने वाले समय में चुनावी तौर पे किस तरह से अपना हथियार या हथकंडा बनाने की कोशिश होगी। वहीं बीजेपी की भी कोशिश है कि इस आंकड़े को ही फर्जी करार दिया जाए, इसमें कमियां खामियां बताई जाए ताकि इसको डिस्क्रेडिट की जाए। फिलहाल ये सदन के अंदर में चर्चा हो रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। साथी निपुण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार के दौरान इमोशनल दाव दिखाई दिया। नरसिंहपुर के गोटे गांव में वो चुनावी सभा उन्होंने की है और शिवराज सिंह ने भाई के नाम पर वहां वोट मांगे। कहा, मैं मुख्यमंत्री नहीं आपके परिवार का सदस्य हूं, बहनों की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार। ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, देखो एक राजनीति में ये अलग संबंध है। मुख्यमंत्री और जनता नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। मायके जाना है, भैया के बेटा बेटी को कुछ ले जाना है और साहब ने कह दिया कि नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, तो उदास होकर घर बैठ जाती थी। मेरी बहनों, ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती थी। और मैं भाई हूँ तुम्हारा, भाई भी सौतेला नहीं हूँ, सगा हूँ कि सौतेला, अब सगई भैया हूँ। मेरे मन में एक विचार आया कि भाई तो तू भी है शिवराज और सगा भाई है, तो तेरा फर्ज नहीं है क्या कि बहनों की तकलीफ दूर करे। मैं सोच रहा था क्या करूं, तो फिर अंत में मुझे यही लगा कि अगर बहनों के खाते में सीधे पैसे डाल दिए तो बहनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अति पिछड़ा के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए, 50 की जगह 65% हो आरक्षण। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 50% की जगह 65% आरक्षण होना चाहिए। नीतीश कुमार सदन में उन्होंने ये बात कही है और आरक्षण के दायरा बढ़ाने की बात करते नजर आए हैं। 50% की जगह 65% आरक्षण की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रकाश, क्या माना जाए, क्या मायने मुख्यमंत्री नीतीश के इस बयान के? देखिए, ये साफ हो गया जो मैं आज सुबह से कह रहा था कि इस जातिगत आधार की जो गणना कराई गई है, इसका क्या है आगे उद्देश्य, क्या है अंतिम परिणति क्या है। तो ये क्या आरक्षण की बात हो रही थी, आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही थी। तो जब ये बहस चल रही थी विधानसभा के अंदर में, तो उस वक्त जब मुख्यमंत्री कह रहे थे तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 50% से आरक्षण जो अभी है उसे बढ़ाकर 65% कर दी जाए, यानी 15% का इजाफा होगा, बढ़ोतरी की जाएगी आरक्षण में। जो अभी बिहार में ईबीसी और ओबीसी के अलावा एससी एसटी को जो दिया गया है आरक्षण, उस आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया। 10% पहले से ही इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को ऑलरेडी मिल रहा है। तो यानी कि ये पूरा आरक्षण
65% और 10% बढ़ाकर 75% हो जाए और 25 फिर सामान्य वर्ग के लिए रह जाएगा। ऐसी राय उन्होंने दिया है, ऐसी प्रस्ताव उन्होंने दिया है। तो जाहिर है कि ये सरकार की मंशा ये साफ हो गई है कि ये जो जातिगत आधार गणना कराई गई थी उसके पीछे उद्देश्य था कि आरक्षण को बढ़ाना और उसी के हिसाब यानी मंशा जो है इस सर्वे की वो यहाँ साफ होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका प्रकाश। आगे भी इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।